हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सृजन एकेडमी पर। तो सीजीपीएससी अधीक्षक के क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा आज का 10वें नंबर का क्लास होगा। इससे पहले 9 क्लास डल चुके हैं, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और कुछ जो है आपके प्रैक्टिस सेट भी डले हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। उसको आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है सीजीपीएससी अधीक्षक परीक्षा 2025, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख पाएंगे। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप जरूर देखने जा करके। और टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन का, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको वैकेंसी के न्यूज के साथ साथ इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ है तो जरूर ज्वाइन कर लें। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब देखिए, आज हम देखेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ध्यान से सुनिएगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है ये 2016 का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आया था, उसमें पार्ट 1 नहीं लिखा हूं मैं थंबनेल में, लेकिन इसमें पार्ट 2 लिखा है। तो आप समझ जाइए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो कुछ भी नहीं लिखा है वो पार्ट 1 है और आज का क्लासेस में हम पार्ट 2 करेंगे। और चूंकि सीजीपीएससी अधीक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छोटा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सीजीपीएससी एग्जाम ले रहे हैं मतलब टफ लेवल का क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए हमें डिटेल पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं डिटेल में पीडीएफ में आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे अब जो कल तक हो गया था, आज नेक्स्ट क्लास में क्या गरीबी उन्मूलन और विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में भी आरक्षण है। तो देखिए, सभी संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रम विकास कार्यक्रम में मानक विकलांगताओं धारित महिलाओं को उचित प्राथमिकता देते हुए कृषि योग्य भूमि आवास आवंटन के 5% आरक्षण है। कितने प्रतिशत? 5%। किसको? कृषि योग्य भूमि एवं आवास जो आवंटन होगा उसमें कितना? 5% दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मानक विकलांगता धारित महिलाओं को उचित प्राथमिकता देते हुए सभी गरीबी उन्मूलन और विभिन्न विकास योजनाओं में 5% आरक्षण है। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, रियायती दरों पर ऐसे स्थानों पर भूमि आवंटित करने जहां पर इस प्रकार की भूमि को आवासीय उद्देश्य हेतु, आश्रय हेतु, व्यवसाय स्थापित करने हेतु, उद्यम स्थापित करने हेतु, कारोबार लगाने और मनोविनोद केंद्र स्थापित करने, उत्पादन केंद्र को स्थापित करने बढ़ावा दिया जाएगा, वहां पर 5% आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के याद रखिएगा, उद्यम स्थापित करने के लिए, आश्रय हेतु, व्यवसाय स्थापित करने के लिए, कारोबार लगाने हेतु 5% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, भूमि आवंटन हेतु ये बताया गया है। अगला चलिए देखते हैं, उच्च समर्थन वांछित विकलांगता धारित लोगों के लिए विशेष प्रावधान है। तो देखिए, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शुरू में दिया है पॉइंट, ये तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एक लाइन वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उच्च समर्थन मतलब उच्च समर्थन वांछित विकलांगता धारित के लोग जो हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और ये किसमें है? तो देखिए, क्या उच्च समर्थन वांछित विकलांगता धारित लोगों के लिए विशेष प्रावधान है? ये क्वेश्चन पहला अपने आप में बनता है, तो बिल्कुल हाँ है। और किस धारा में वर्णित है? तो धारा 38 में वर्णित है। इतना तो आप अच्छे से याद रखें, बाकी इसके अंदर को उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हम पूरा देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास तथा मनोविनोद। अब देखिए, इस संदर्भ में क्या कहा गया है, समुदाय में रहने और रहने का पर्याप्त मानक सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या करना आवश्यक है। तो देखिए, धारा 24 में बताया गया है कि सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को रहने का पर्याप्त मानक प्रदान करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने, ठीक है, इसके लिए व्यक्तियों की इसी प्रकार की योजनाओं में कम से कम कितना? 25% अधिक होगी अन्य व्यक्तियों की तुलना में। ये जो मानक लोग हैं, ठीक, मानक दिव्यांगजन जो हैं, उनके लिए कितने प्रतिशत? 25% आरक्षित होगी। तो ये तो अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आप शॉर्टकट मेथड में मत रहिए, लॉन्ग कट मेथड में ये होता है कि एग्जाम में आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन जाता है, आपसे बनता है। तो ये डिटेल पढ़िए, थोड़ा सा डीप पढ़िए
और इतना पढ़ लेंगे तो इतना विश्वास रखिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुदाय में रहने और स्वतंत्र रूप से रहने को सक्षम बनाने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जाएगी। तो देखिए, समुदाय में रहने के लिए या सक्षम बनाने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जाएगी, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किस प्रकार की सुरक्षा का, स्वस्थता, स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श क्षेत्र में अच्छे रहने की स्थिति में सामुदायिक केंद्र, ठीक है, इसके लिए बनाई जाएगी। विकलांगता धारित उन बच्चों के साथ साथ जिनके परिवार नहीं है, ठीक है। अगला है, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं और संघर्ष के क्षेत्रों में समर्थन, विकलांग महिलाओं को समर्थन प्रदान करना तथा उनके बच्चों का पालन पोषण में सहयोग देना, ठीक है। अगला है, सुरक्षित पेयजल तक पहुंच, विशेष रूप से शहरी झुग्गी बस्तियों एवं ग्रामीण इलाकों में उपयुक्त सुगम स्वच्छता की भी सुविधा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा एक एक नजर आप देखे रहिए ताकि आपके एग्जाम में, स्टेटमेंट में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मैं जो है क्वेश्चन जब कराऊंगा एमसीक्यू आपको, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, अधिसूचित आयु सीमा की तय सीमा के अधीन दिव्यांग लोगों को विकलांगता पेंशन भी दिया जाएगा। अगला है, 2 वर्ष से अधिक समय से विशेष रोजगार, ये सब योजना बनाया जाएगा। जो दिव्यांग जन साथी हमारे, उनके लिए योजना बनाया जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट में आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। तो ये क्वेश्चन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 2 वर्ष से अधिक समय के विशेष रोजगार केंद्र में पंजीकृत जो दिव्यांग हैं, जिन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय में नहीं लगाया गया हो, उन्हें बेरोजगार भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए 2 वर्ष से अधिक अगर रोजगार केंद्र में पंजीकृत है दिव्यांग और उनको लाभदायक व्यवसाय नहीं लगाया गया है, तो क्या बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार है? तो बिल्कुल बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा, पहला क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला है, देखिए समर्थन वांछित दिव्यांग लोगों को देखभाल करता भत्ता, ठीक है, ये भी है। अगला है, चलिए राज्य कर्मचारी बीमा योजनाओं अथवा अन्य विधायी अथवा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रायोजित बीमा योजनाओं के अंतर्गत न आने वाले दिव्यांगों के लिए व्यापक बीमा योजना, ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। अगला है, चलिए दिव्यांग लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो धारा 25 में वर्णित है, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों और केंद्रों में बाधा रहित मुफ्त इलाज के लिए रक्षा प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य रक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है, ये धारा 25 में वर्णित है। अगला है, विकलांगता होने को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। तो देखिए, क्या उपाय किए जाएंगे, ये भी धारा 25 में वर्णित किया गया है। तो देखिए, इसके लिए वे विकलांगता के कारणों का अनुसंधान और जांच से संबंधित सर्वे कराया जाएगा, तब पता चलेगा कि कितने विकलांग हैं, कितने दिव्यांग हैं। विकलांगता रोकने के अनेक कारणों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। वर्ष में एक बार जोखिम स्तर के बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से सभी बच्चों की कम से कम 1 वर्ष में एक बार जांच भी कराई जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की भी सुविधा दी जाएगी ताकि वे दिव्यांग बच्चों की पहचान कर सकें, ठीक है। अगला है, चलिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला है, जीवन रक्षक आपातकालीन उपचार तथा प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष रूप से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की भी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या सरकारी सेवा में दिव्यांग लोगों के लिए बीमा योजनाएं तैयार की जाएंगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हाँ है, क्योंकि सरकारी सेवा में दिव्यांग लोगों के लिए बीमा योजना तैयार की जाएंगी और ये धारा 26 के अनुसार वर्णित किया गया है। सरकार को अधिसूचित करते हुए दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएं बनाती है। किस धारा के अनुसार बनाती है जी? धारा 26 के अनुसार, याद रखिएगा। तो अपने तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह ही हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला है, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्रों में पुनर्वास हेतु क्या उपाय किए जाएंगे। तो ये धारा 27 में वर्णित है। पुनर्वास की नीति ये एनजीओ के साथ मिलकर के परामर्श से उनका
पुनर्वास नीति तैयार किया जाएगा। और किसके लिए? दिव्यांगों के लिए आर्थिक क्षमता के अंतर्गत सरकार के विकास के लिए स्थानीय प्राधिकरणों के माध्यम से, ठीक है, ये कार्य किया जाएगा। अगला है दिव्यांग लोगों के लिए पुनर्वास और पहनावे को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाएगा? तो ये धारा 28 में कहा गया है। तो ये क्या कहा गया है कि यहां देखिए कि यहां पे सरकार दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, ये संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान और विकास प्रारंभ करेगी अथवा करवाना सुनिश्चित करेगी। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा डीप याद नहीं रखना इसको। अगला है दिव्यांग लोगों के पास एक सांस्कृतिक जीवन हो तथा मनोरंजक गतिविधियों में भाग ले सकें, इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे? तो ये धारा 29 में वर्णित किया गया है। इसके लिए भी उपाय किए जाएंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, ताकि उनको मनोरंजनात्मक जो गतिविधियां हैं उसमें वो भाग ले सकें, सांस्कृतिक जीवन उनका अच्छा हो, इसके लिए उपाय किए जाएंगे। अगला है क्या उपाय किए जाएंगे जिससे कि दिव्यांग व्यक्ति खेल गतिविधियों में भाग ले सके? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक एक पॉइंट हम देखेंगे। ठीक है, हो सकता है खेल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए देखते हैं क्या किया जाएगा। धारा 30 कहती है खेल से संबंधित गतिविधियों के लिए, धारा 30 है दिव्यांगजनों के लिए सॉरी, चलिए खेल प्राधिकरणों को खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने व इनका विकास करने के लिए इन्हें योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल करना होगा, पहला पॉइंट। सेकंड है इनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करना होगा। ओके, अगला है सभी खेल क्रियाकलापों ढांचागत सुविधाओं को पुनर्गठित और समर्थन करना होगा। अगला है खेल गतिविधियों में अभिक्षमता, प्रतिभा और क्षमता, योग्यता के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा। किसका विकास करने के लिए बोल रहे हैं जी? इनकी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा बोला जा रहा है। अगला है चलिए देखते हैं प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी खेल जो गतिविधियां हैं इसमें बहुसंवेदी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और प्रशिक्षण के लिए राज्य की कला खेल सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि भी आवंटित की जाएगी, क्योंकि देखिए खेल में धनराशि की भी आवश्यकता होती है, इनको आने जाने के लिए, रहने के लिए जो खर्च होगा उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, आवंटन दिया जाएगा। अगला है विकलांगता खेल, विशेष खेल स्पर्धाओं का आयोजन करें, इसको बढ़ावा दें तथा इन स्पर्धाओं में जीतने वाले प्रतिभागियों को इनाम भी दें, प्रोत्साहन करें। अगला है उपयुक्त सरकार के दायित्व और कर्तव्य क्या है? तो देखिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जागरूकता के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? ये धारा 39 में वर्णित किया गया है। तो क्या उपाय किए जाएंगे? सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंधित सरकार को मुख्य आयुक्त अथवा जो है राज्य आयुक्त के साथ विचार विमर्श करते हुए इनको अधिकार प्रदान किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो देखिए धारा 39 में वर्णित है कि राज्य सरकार मुख्य सूचना आयुक्त अथवा जो है राज्य आयुक्त विचार विमर्श करते हुए ये सुविधा इनको प्रदान करेंगे। अगला है संपर्कता मानकों एवं इनके क्षेत्रों को कौन निर्धारित करता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 40 में वर्णित किया गया है कि देखिए सरकार को मुख्य आयुक्त के साथ विचार विमर्श करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगों के लिए भौतिक वातावरण, परिवहन और सूचना, इसका निर्धारण करना होगा, इस नियमों का। अगला है दिव्यांग लोगों की व्यक्तिगत गतिशीलता पर कानून की क्या राय है? यह धारा 41(2) में वर्णित किया गया है। ठीक है, इनको जो है छूट प्रदान किया जाएगा इस संबंध में। अगला है क्या दिव्यांगों तक दृश्य, श्रव्य तथा प्रिंट प्रारूपों को संपर्कशील बनाई जाएगी? तो देखिए हाँ, तो देखिए क्या है, दृश्य, श्रव्य और प्रिंट जो प्रारूप है, ठीक है, दृश्य देखा जा सकता है जिसको, श्रव्य सुना जा सकता है, प्रिंट मतलब लिखा जाने वाला। तो इसके लिए क्या है हाँ, और ये धारा 42 में वर्णित किया गया है। अगला है वस्तुओं के सार्वभौमिक ढांचे पर कानून को क्या कहना है? तो धारा 42 में वर्णित है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान सामना लिखा उपकरण एक रूपी ढांचे उपलब्ध हो। धारा 43 संबंधित राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला है चलिए देखते हैं इमारतों को सुलभ बनाने के लिए किन उपायों का प्रयोग में लाया जाएगा? तो ये देखिए धारा 44 में वर्णित किया गया है
कि बिल्डिंग प्लान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है तथा किसी भवन को पूरा होने अथवा इनका कब्जा के संबंध में अगर प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर ले तब तक। ठीक है, तो ये कहा गया है। चलिए दोस्तों, ये इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगला है सभी सार्वजनिक इमारतों को दिव्यांगों के लिए कब सुलभ बनाया जाएगा, तो ये धारा 45 में वर्णित किया गया है। तो ये धारा को ज्यादा याद रखें और ये पॉइंट को याद रखें, क्योंकि धारा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। इसीलिए मैं ऊपर ऊपर आपको जरूर करा दे रहा हूँ, एक एक लाइन का क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का भी हो जा रहा है आप सभी का, क्योंकि आप सीजीपीएससी अधीक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है ये, आपसे टफ क्वेश्चन की अपेक्षाएं हैं। आप हल्के में एक एक क्वेश्चन ना करें, इस तरह से डिटेल पढ़ें, ये ज्यादा काम आएगा आपका। अगला है, क्या सेवा प्रदाताओं के लिए भी दिव्यांगों को सुलभ सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य है? हाँ बिल्कुल, और ये धारा 46 में वर्णित है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधनों को प्रशिक्षित व विकसित करने के लिए क्या किया जाएगा? ये धारा 47 में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए, मानव संसाधनों के विकास का भरसक प्रयास करना होगा धारा 47 के अनुसार। इसमें क्या कहा गया है? पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, वकीलों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम विकलांगता अधिकारों पर अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए। स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों और शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कार्मिकों, समाज कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरों, आर्किटेक्टों, अन्य व्यावसायिक तथा सामुदायिक कार्यकर्ता के लिए शैक्षिक कोर्सों में विकलांगता को एक घटक के रूप में प्रारंभ करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, धारा 47 यह भी निर्धारित करती है, ये पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, कि केंद्र सरकार को प्रत्येक 5 वर्ष में एक आवश्यकता आधारित विश्लेषण निष्पादित करना होगा। ठीक है, तो ये कौन सा कहता है? धारा 47 बताता है। अगला है, क्या दिव्यांग तथा उनके परिवारों व देखभालकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से रहने पर कानून के अधीन प्रशिक्षण दिया जाना है? तो बिल्कुल हाँ, दिया जाना है धारा 47 के तहत। अगला है, क्या प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से खेल शिक्षक ही लक्षित है? हाँ, तो प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से खेल शिक्षक ही लक्षित है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, और धारा 47 में वर्णित है। क्या अगला है, विश्वविद्यालय को विकलांगता अध्ययनों पर अनुसंधान की आवश्यकता है? तो देखिए बिल्कुल हाँ, ये भी धारा 47 पर निर्धारित है। अगला चलिए देखते हैं। अब है समस्या निवारण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बिल्कुल आप अच्छे से करिएगा। एवं विशेष न्यायालय की स्थापना। अब चूंकि दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्त, तो देखिए यहाँ पे क्या सरकार दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त व राज्य आयुक्त की नियुक्ति करेगी? ये किस धारा में है जी? तो धारा 74 में है। आईएमपी टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है जी? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक मुख्य आयुक्त तथा मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए 2 आयुक्त होंगे, जिनमें एक आयुक्त दिव्यांग व्यक्ति की होगा, नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से होगा। मुख्य आयुक्त की सहायता से एक सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी, जो विभिन्न विकलांगताओं से जुड़े कम से कम एक व्यक्ति के साथ कुल 11 विशेषज्ञों से बनी होगी। तो ये याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मुख्य आयुक्त को क्या करना आवश्यक होगा? धारा 75 बताता है कि मुख्य आयुक्त को क्या करना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि स्वप्रेरणा अथवा अन्यथा किसी कानून, नीति, कार्यक्रम, प्रणालियों के प्रावधानों का असंगत तथा उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना। ठीक है, तो ये है, चलिए उनका कर्तव्य है। अगला चलिए देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट उसी को देखेंगे, बाकी ज्यादा नहीं। दिव्यांगों के क्षेत्र के अनुसंधान करना, इनको बढ़ावा देना। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य कार्यों का निष्पादन करना। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के हित के लिए आवंटित किए गए बजट की निगरानी करना, यह भी इनका कार्य है। और इस अधिनियम और योजनाओं तथा दिव्यांगों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों की निगरानी करना तथा इनका क्रियान्वयन
सुनिश्चित करना, ठीक है, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित अधिकारों तथा उन अधिकारों के लिए मौजूद सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला चलिए, मुख्य आयुक्त के द्वारा सिफारिश किए जाने पर, देखिए अगर मुख्य आयुक्त सिफारिश कर देता है तो क्या होता है, धारा 76 में कहा गया है कि सिफारिश प्राप्त होने के 3 माह के भीतर मुख्य आयुक्त को सूचित करेगा, ठीक है। अगला है, मुख्य आयुक्त की क्या शक्तियां हैं, धारा 77 में मुख्य आयुक्त की शक्तियां हैं। इस संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक न्यायाधीश में जो निहित होती है वही शक्तियां मुख्य आयुक्त में भी निहित होती है। चलिए क्या कह रहा है इसमें, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर सम्मन जारी करना और उसे लागू करना, किसी दस्तावेज की उपस्थिति व खोज की मांग सुनिश्चित करना, किसी न्यायालय व कार्यालय के लिए पब्लिक रिकॉर्ड के प्रति उसकी मांगना और हलफनामे के आधार पर साक्ष्य प्राप्त करना, गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए आदेश जारी करना। तो देखिए इस तरह से दिया हुआ है ये जो कार्य है आयुक्त का देखे हैं। अगला है, क्या राज्य सरकारों को राज्य आयुक्त तो विकलांग नियुक्त करने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल हाँ है, धारा 79 में कहा गया है। अगला है, राज्य विकलांग आयुक्त के क्या कर्तव्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए भाई पूछा जा सकता है ना, ये धारा 80 में कहा गया है राज्य विकलांगता आयुक्त के कर्तव्य। तो क्या है जी, पहला है स्वप्रेरणा से अथवा अन्य विधि से किसी कानून अथवा नीति के प्रावधानों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं की पहचान करना जो असंगत है तथा उनके लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना, ठीक है। और इसी तरह से और भी है, आप पीडीएफ में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आज इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। दिव्यांग लोगों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, दिव्यांग लोगों के अधिकारों की इसकी रक्षा करना, दिव्यांग लोगों के अधिनियम, योजनाओं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पर नजर रखना, ठीक है, ये इत्यादि बातों पर मुख्य इनका वो होगा, फोकस होगा। जब एक राज्य आयुक्त सिफारिश करता है तो क्या होता है, धारा 81 में कहा गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर किसी प्राधिकारी को सिफारिश करता है, ठीक है, और इसके अतिरिक्त जहां एक प्राधिकारी अगर सिफारिश स्वीकार नहीं करता है तो वह इसका कारण 3 महीने के अंदर दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य आयुक्त को भेजेगा तथा पीड़ित व्यक्ति को सूचित करेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चलिए देखते हैं, क्या राज्य आयुक्त के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, धारा 82 कहती है, ठीक है। तो देखिए धारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल कोर्ट की जो शक्तियां न्यायालय में निहित होती है वही होगी, तो जो न्यायालय में निहित है वही राज्य आयुक्त के पास होगी, ठीक है। क्या क्या होगी, देखिए गवाहों की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी करना, उसे लागू करना, किसी जो पहले हमने देखा है से वही है, हलफनामा वगैरह, गवाहों के दस्तावेज का परीक्षण। विशेष न्यायालय क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, धारा 84 में बताया गया है। तीव्र विचारण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधिनियम अपराधों के लिए नियुक्त करेगा, ठीक है। विशेष न्यायालय समझ में आ गया आप सभी को। अगला है, क्या इन न्यायालयों में सरकारी अभियोजकों को नियुक्त किया जाएगा, धारा 85 स्पष्ट करती है, धारा 85 याद रखिएगा, न्यायालयों में सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में। तो देखिए निर्दिष्ट कर सकती है ये, ठीक है, मतलब राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा ऐसे किसी एक लोक अभियोजक को भी निर्दिष्ट कर सकती है, एक जने को, ठीक है, कितने को, एक जो लोक अभियोजक होंगे उनको वे निर्दिष्ट कर सकती है। अगला है, रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव की स्थिति का सामना करने पर क्या दिव्यांग लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने का कोई अन्य मंच है। तो देखिए अगर भेदभाव होता है दिव्यांगजनों के साथ तो धारा 23 के अनुसार, ठीक है, अधिसूचना के माध्यम से रोजगार से संबंधित शिकायतों से निपटान के संबंध में एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त विकलांगता जैसा भी मामला हो अधिसूचित की जाना अपेक्षित है, ठीक है। चलिए और देखिए, अगर पीड़ित व्यक्ति है तो रजिस्टर बनाएंगे और प्रत्येक शिकायत की इसके दर्ज किए जाने के 2 सप्ताह के भीतर जांच भी की जाएगी। यदि पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत पर कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह विकलांगता पर गठित जिला स्तरीय समिति से संपर्क कर सकता है। किससे कर सकता है, अगर वो संतुष्ट नहीं है, आयुक्त द्वारा जो बनाया गया संगठन उसमें अगर वो संतुष्ट नहीं है
तो वो जो है जिला स्तरीय पर जो समिति गठित किया जाएगा उससे संपर्क कर सकता है। देखिए अगला है अपराध एवं दंड। अब देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत कारित किए जाने वाले अपराधों के लिए क्या दंड निर्धारित किए गए हैं। तो अधिनियम के अधीन प्रावधानों अथवा नियमों के पहले उल्लंघन के लिए 10,000 रुपए तक जुर्माना, और उत्तरवर्ती अगर उसके बाद एक बार गलती कर लिया है तो 10,000, उसके बाद भी हो रहा है तो 50,000 तक जुर्माना किया जा सकता है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे। अगला है हाँ विनिर्दिष्ट विकलांगताओं की सूची। तो देखिए विनिर्दिष्ट कौन कौन सा, सबसे पहले देखिए शारीरिक विकलांगता, कुष्ठ रोगी, मस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन, मांसपेशियां दुर्विकार, एसिड अटैक वाला भी होता है, आप सभी जानते हैं, पीड़ित सहित गतिरोग विकलांगता, अंधापन और कम दृष्टि वाले भी आएंगे। ठीक है, इस श्रेणी में विकलांगताओं की बहरापन, सुनने में कमी है वो भी आएंगे, वाक बोलने में और भाषा में समस्या बोलने में, ठीक है, तो उसमें भी आएगा। विशिष्ट सीखने की विकलांगता, ठीक है, ये भी आएगा। मानसिक बीमारी भी होगा विकलांगता के अंतर्गत। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंस डिसीज ये भी आएगा। हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, देखिए ये भी शामिल किया गया है। ये पूछा जा सकता है विकलांगताओं की सूची विनिर्दिष्ट कौन कौन सा विकलांगता की सूची में आता है, तो थैलीसीमिया है, याद रखिए, ये नोट डाउन करते चले, इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल बीमारी है, सीखने की विकलांगताओं और ऑटिज्म। अगला है गूंगे बहरेपन सहित अनेक विकलांगता। अब देखिए केंद्र सरकार जो है किसी अन्य वर्ग को भी अधिसूचित कर सकती है। ठीक है, क्या करें जब इन कानून को लागू न किया जाए, तो यदि इन कानून के प्रावधानों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है, एक दिव्यांग व्यक्ति क्या कर सकता है अगर कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो यदि संस्थान में विकलांग अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय किए गए अधिकारों को उल्लंघन किया जा रहा है तथा इनसे वंचित किया जा रहा है, तो संबंधित सरकार से अथवा संबंधित प्रतिष्ठान को अपना प्रस्तुतिकरण दे। ठीक है, और अगर प्रतिक्रिया नकारात्मक अपर्याप्त हो, ठीक है, तो संबंधित आयुक्त से संपर्क करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा ये सारे पॉइंट। वैकल्पिक रूप से संबंधित उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जी, 226 के तहत। ठीक है, यदि वहां पर राष्ट्रीय महत्व के संवैधानिक अधिकार का भी हनन है तो उस दशा में उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखिए ये आज कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों हमारा मेहनत आपको पसंद आता है तो लाइक करके हमारे वीडियो को जरूर प्रमोट करें ताकि अगला अपडेट जल्द आपको मिल सके, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें क्योंकि ये डिटेल अध्ययन है, और इस तरह से मैं डिटेल इसलिए बताना चाहा हूं आप सभी को ताकि ये सीजीपीएससी अधीक्षक का जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, वो टफ तो होगा, ये तो पहले समझिए, क्योंकि सीजीपीएससी का है। कुछ सरल आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा टफ होगा, लेकिन टफ आएंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये डिटेल पढ़े रहेंगे तब बनेगा, तो आपके लिए कारगर साबित होगा। अगर टेलीग्राम में आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं टेलीग्राम में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, और सभी लोगों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसी तरह से डेली आपके लिए क्लास प्रोवाइड होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द नए तैयारियों के साथ, नए टॉपिक।